हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो व्हेन ए बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास सेल कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, तो बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस है, उसमें हम लगातार लाइट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के जो एटम होंगे उनको एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है लाइट सोर्स के द्वारा। तो जो एटम में इलेक्ट्रॉन है वो अपना एनर्जी लेवल छोड़ के एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन गैस इन द एटॉमिक स्टेट एंड देन सेंट इनटू ए स्पेक्ट्रोमीटर ए सेट ऑफ डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है आपके पास। जैसे जैसे ऊपर जाओ, कि हाइड्रोजन एटम है तो स्पेसिंग कम होती जाएगी, बहुत कम होगी, तो हमने बहुत ज़्यादा बना दी है बट बहुत कम होगी। इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या एटम यहाँ पे होगा आपके पास ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जैक्ट समझे तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, इधर से लाइट कंटिन्यूअस इस गैस के ऊपर पड़ रही है जो कि हाइड्रोजन गैस है H2। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें बहुत ढेर सारी लाइट पड़ रही है, तो कुछ लाइट को हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को पास करेगा। तो मान लो ये पास हो गया, तो मान लो कुछ एब्जॉर्ब हुआ है। जो एब्जॉर्ब हुआ है, अगर हम इस जो एमिट हुआ है लाइट, ये वाली लाइट अगर हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर में भेजें, डिटेक्टर में, जो एब्जॉर्ब हो गया है रेडिएशन, मान लो 1 2 3 4 5, ये आपके पास रेडिएशन है और ये हमने इसको भेजा, तो मान लो इसने लेट से 1 और 2 को एब्जॉर्व कर लिया और 3 और 4 को 5 को पास कर दिया। तो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, 3 4 5, इसके करस्पॉन्डिंग तो ब्राइट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिखेगा, ब्राइट लाइन दिखेंगी। ठीक है, यानी ब्राइट बैकग्राउंड होगा। लेकिन ये जो हमारे पास 1 2 है, सपोज ये 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग हमें और 2 के करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में क्या दिखेगा, डार्क लाइन दिखेगी। कैसी लाइन दिखेगी, डार्क लाइन दिखेगी। तो ये जो डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन का मतलब जितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, कैसे देखेंगे, फिर से देखते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे सपोज हमने हाइड्रोजन गैस पे इसको डाला, जैसे ही डाला तो हाइड्रोजन गैस कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट, कुछ को ट्रांसमिट करेगा। मान लेते हैं 1 और 2 रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 3 4 5 को इसने ट्रांसमिट कर दिया। तो जैसे ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ डिटेक्टर, अगर स्पेक्ट्रोमीटर आप लगाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, ब्राइट लाइन्स मिलेंगी। लेकिन जो एब्जॉर्ब किया है ये 1 और 2, इसके करस्पॉन्डिंग आपको डार्क लाइन मिलेंगी। तो ये जो डार्क लाइन होती है इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एक रफ आइडिया मिल गया हमें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एनर्जी लेवल के टर्म में अगर समझें तो सपोज यहाँ से रेडिएशन आया। ठीक है, रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को, ऊपर गया, ये वाला मान लो यहाँ गया, ये वाला मान लो यहाँ गया और ये वाला मान लो यहाँ गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो इस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग या इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो ये फोटोन एब्जॉर्ब किया है, इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक डार्क लाइन दिखेगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गया तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, तो डार्क लाइन। इसके करस्पॉन्डिंग भी एक डार्क लाइन मिलेगी और इसके करस्पॉन्डिंग भी एक डार्क लाइन, फिर इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको क्या मिलेगी, एक डार्क लाइन मिलेगी। ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये एब्जॉर्प्शन होगा। और हमेशा ये एक चीज़ याद होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा n बराबर 1 से। क्यों, क्योंकि इनिशियली जितने भी एटम होते हैं वो सभी किस में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में, है ना। अपने आप इलेक्ट्रॉन कभी भी n बराबर 2 में नहीं जाता है, हमेशा वो कहाँ रहेगा, n बराबर 1 में। और इस लेक्चर में हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 स्टेट में पहले से है तो उसको कितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी एटम को, एटम को कितना टेम्परेचर चाहिए होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो ये ट्रांजिशन हुआ, ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो ये ट्रांजिशन, ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो ये ट्रांजिशन हुआ। तो क्वेश्चन उठता है कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या वेवलेंथ कितना होगा। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है, 1/λ आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर या ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो होगा एन इनिशियल, और कहाँ जाकर के ट्रांजिशन रुकेगा वो होगा एन फाइनल। तो एन इनिशियल इस केस में एब्जॉर्प्शन सॉरी, तो एब्जॉर्प्शन के केस में एन इनिशियल क्या है, हमेशा 1 है। एन इनिशियल क्या है, हमेशा 1 है। ठीक है, और अगर हम एन बराबर एन एफ कितना होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब ऐसा केस होता है एन बराबर 1 और फाइनल आपके पास 2, 3, 4, 5 है, तो कौन सी सीरीज मिलती है हाइड्रोजन एटम में, लाइमन सीरीज। ठीक है, हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस सीरीज में लाई करेगा, ये लाई करेगा लाइमन सीरीज में। बामर सीरीज के लिए क्या होता कि पहले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते और यहाँ से ट्रांजिशन होता n बराबर 2 से, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका रीजन ये है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन जैसे ही रेडिएशन गिरा वो कहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, है ना। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल और केवल कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज। बामर सीरीज हमें जनरली नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमने निकाले 1/λ, ये हमारे पास रिट्ज रिडबर्ग फार्मूला है। तो अगर n बराबर 2 रखेंगे तो इस फोटोन की वेवलेंथ मिलेगा, nf बराबर 2 रखेंगे तो इस फोटोन की वेवलेंथ मिलेगी, nf बराबर 3 रखेंगे तो इसकी, nf बराबर 4 तो इसकी, nf बराबर 5 तो इसकी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड, तो द डार्क लाइन्स, इसमें एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर नेवर कंप्लीटली डार्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास ये तरीके से जो यहाँ पे फोटोन ट्रांजिशन हुआ है जिसके करस्पॉन्डिंग एक डार्क लाइन, एक डार्क लाइन, एक डार्क लाइन, एक डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन है ये कंप्लीटली डार्क नहीं होती है। इसके बैकग्राउंड में ब्राइटनेस रहेगी थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस, थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस। ये कंप्लीटली डार्क लाइन नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है या इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ऊपर गया, तो ऊपर जब जाएगा तो होगा क्या, ऊपर से क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ से तुरंत ट्रांजिशन करेगा 10⁻⁸ सेकेंड। लेकिन मान लो आपने डिटेक्टर यहाँ लगा रखा है, यहाँ डिटेक्टर लगा रखा है, तो होगा क्या, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ऊपर आया है, क्योंकि आपको ये लाइन नहीं मिली है यहाँ पे, इसका मतलब ये वेवलेंथ यहाँ से नीचे की तरफ कहीं चला गया रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन एब्जॉर्व किया, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर नीचे आएगा, तो नीचे आकर के हो सकता है फोटोन इस डायरेक्शन में निकल गया और आपने डिटेक्टर यहाँ लगाया हुआ, तो इसलिए आपको डार्क लाइन मिली। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो फोटोन इस स्टेट, इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, यहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आए तो हो सकता है कि ये फोटोन इस डिटेक्टर को मिल गया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए जो आपके पास डार्क लाइन है वो डार्क लाइन क्यों मिल रही है, क्योंकि एमिशन के दौरान जो फोटोन है वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ फोटोन सेम डायरेक्शन में जब आएंगे तो जो डार्क लाइन है इसका बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा ब्राइट होगा, क्योंकि जो रैंडम फोटोन है वो हो सकता है कुछ इस डिटेक्टर को मिल गया। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। The dark lines in the absorption spectra are never completely dark. Atoms are excited by absorbing radiation, re-radiate the absorbed energy almost at once. जैसे ही excited state में जाएंगे तुरंत ही वो energy release करेंगे. But these photons come off in random direction. और random direction आ रहा है, इसका क्या सबूत है, इसका सबूत ये है क्योंकि हमें स्पेक्ट्रम में जो हम स्पेक्ट्रोमीटर लगाए हुए हैं उसमें तो हमें वो फोटोन मिला ही नहीं, तो इसका मतलब किसी और डायरेक्शन में एमिट हो गया। come off in random direction with only a few in same direction, लेकिन कुछ हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में आ जाए।
आ जाए फोटोन एमिशन के दौरान। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है कंप्लीटली डार्क नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है कि नो बामर लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमें पता ही है क्योंकि सारे ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से होंगे, और ग्राउंड स्टेट से जब होंगे सारे ट्रांजिशन यहाँ से होंगे, है ना, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन में यहाँ से नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे इनिशियली। It is observed that for every line in absorption spectrum there is a corresponding line in emission spectrum। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है कि लाइमन सीरीज आपका एब्जॉर्प्शन में भी बनेगा, लाइमन सीरीज आपका उसमें भी बनेगा, क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में। लेकिन बामर सीरीज एमिशन में नहीं, एमिशन में बनेगा, बामर सीरीज एमिशन में बनेगा लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं बनेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, हर एक लाइन होगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। लाइमन सीरीज एब्जॉर्प्शन में बनता है, एमिशन में बनेगा, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं होता है सभी लाइंस का। फॉर एग्जांपल बामर सीरीज एमिशन स्पेक्ट्रम में बनेगी लेकिन इसमें नहीं बनेगी, है ना। ये जो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पास्चन भी नहीं बनेगा, ब्रैकेट भी एमिशन एब्जॉर्प्शन में नहीं बनेगा, और फुंड सीरीज भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं बनेगी। द रीजन इज दैट नॉर्मली द एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, सभी एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन जब पॉसिबल होगा तो कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। एंड सो एब्जॉर्प्शन कैन अकर ओनली फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n greater than 1, ओनली लाइमन सीरीज अकर्स। However, in certain star in absorption spectra lines of Balmer series have been observed। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टार का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें आपको बामर सीरीज मिली है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। सो उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो 1 सेकेंड, ठीक है, सो ये आपके पास हो गया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो दिस इज योर, मान लो n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। यहाँ से रेडिएशन आया, रेडिएशन जैसे ही आया, ठीक है, रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन इसको ग्राउंड स्टेट में था, एब्जॉर्ब करके ऊपर गया। तो जब ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो होगा क्या, आपके पास एक डार्क लाइन मिलेगी, है ना, जो एब्जॉर्ब हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आपको डार्क लाइन मिलेगी, इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि जो ये इलेक्ट्रॉन है या एटम है वो कहाँ पे, स्टार में है, तो स्टार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 10⁵ to 6 केल्विन के आसपास, है ना, मतलब करीब 1,00,000 केल्विन के आसपास होता है। तो अब इतना ज़्यादा जब एनर्जी होगा, टेम्परेचर होगा स्टार में, तो जो स्टार के एटम होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। तो पहले से ही रेडिएशन आने से पहले ही वो कुछ एटम इसमें होंगे n बराबर 2 में, है ना, n बराबर 2 में होंगे कुछ एटम पहले से ही। तो इसका मतलब यहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल है और यहाँ से भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जब यहाँ से n बराबर 1 से पॉसिबल है तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, और जब n बराबर 2 से पॉसिबल है, क्योंकि स्टार के केस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी एटम की बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो सीरीज होगी बामर सीरीज, ये केवल पॉसिबल है स्टार में, यानी जब बहुत ज़्यादा एनर्जी 10⁶ केल्विन के आसपास होगी तब होगा। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कि कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, टेम्परेचर एस्टिमेशन कि अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना है आपको तो कितना टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे पास बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन होता है n2 बराबर n0 e⁻⁻² अपॉन kT। तो मान लो आपके पास n2 नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे बना लेते हैं। सो सपोज ये एनर्जी लेवल 1 हो गया, एनर्जी लेवल 2 हो गया, अभी इस पर कोई भी रेडिएशन नहीं पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ के एटम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे है, तो कितना टेम्परेचर होगा इसमें, इस एनर्जी लेवल में पहुँचने के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो मान लो ये यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है n2, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है n1। तो हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट से क्या होता है, n2 बराबर n0, इट इज अ कांस्टेंट e⁻ एनर्जी इस लेवल की अपॉन k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो n1 निकालेंगे तो क्या होगा, n0 e⁻⁻1 अपॉन kT। n0 से n0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा, और ये टर्म पूरा ऊपर चला जाएगा e की पावर, यहाँ पे ये माइनस है तो ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जाएगा e1 - e2 /kT। तो n2 /n1, n1 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड,
N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो E1 माइनस E2 हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए E1 हमारे पास होता है -13.6। देखो E बराबर होता है 1 सेकेंड, सो En होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो n बराबर 1 रखेंगे E1 मिल जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो हमें E2 मिल जाएगा। ठीक है, तो E1 यहाँ रख देंगे, E2 रख देंगे, और K की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। ये होता है K का मान, यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, तो N2/N1 ये आपके पास वैल्यू रख देंगे इसकी और इसकी, तो ये आ जाएगा इतना। तो हमें क्या क्या नहीं पता है, N2 नहीं पता है, N1 नहीं पता है और T नहीं पता है। तो अगर हम N2 मान लें 2N1, N2 क्या मान लें, 2N1 मान लें, सो दिस इज 2N1, N2 है आपके पास 2N1, मतलब कि जितने एटम हैं इसमें यहाँ पे अगर आपके पास 2 टाइम्स N1 में एटम जितने हैं उतने होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। कैलकुलेट कर लेंगे तो T आ जाएगा आपका 10⁵ डिग्री केल्विन। T टू द पावर और T इज इक्वल टू 10⁵ डिग्री केल्विन। तो इतनी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी इस स्टेट में। इस स्टेट में अगर एटम मान लो 2 है, तो इसमें अगर 4 एटम है तो कितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से यहाँ एटम को जाने के लिए, 10⁵ डिग्री केल्विन। और ये टेम्परेचर पॉसिबल किस में होता है, स्टार में। इसलिए स्टार के केस में हमें बामर सीरीज भी मिलती है, अदर गैसेस में हमें बामर सीरीज नहीं मिलती। ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में